भाजपा से मिली हुई है। मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन उस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। ये सपा बसपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। सर्व समाज के हितों का हर स्तर पर हर मामले में पूरा ध्यान। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नाम की क्या जरूरत। बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है। और वीर सावरकर उनसे बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं हुआ। इतिहासकारों ने उस महान क्रांतिकारी के साथ कभी न्याय नहीं किया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए, उन्होंने आजादी दिलाई। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना कहां से आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिन कहां से पैदा हो गया उनको नहीं मालूम। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव पर हमारी ये खास पेशकश। अब से कुछ दिन पहले जब राजनीतिक दलों से ये पूछा जाता था कि यूपी में चुनाव है, मुद्दे क्या होंगे, जवाब मिलता था विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, या तो उसके पक्ष में या उसके खिलाफ। लेकिन जब बारी चुनाव मैदान में उतरने की आई तो क्या है सामने? हिंदू, मुसलमान, जिन्ना, तालिबान, अयोध्या, पाकिस्तान, दंगे फसाद, यहां तक कि आईसिस और बोको हराम तक यूपी की पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुका है। विकास के वादे निश्चित रूप से हर बार की तरह इस बार भी सबके चुनावी एजेंडे में शामिल रहेंगे, लेकिन रैलियों की राजनीति यूपी चुनाव का असली रंग दिखा रही है। जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। और वो हमको बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या कहा, विजिटर हैं, मेहमान हैं। प्यारे, तुम्हारी मेजबानी मैं करने आया हूँ। जनता इनका आने वाले चुनाव में सफाया करेगी। यूपी के चुनाव हैं, इतनी गर्मी तो राजनीति को सहनी ही पड़ेगी। किसी अपराधी और माफिया ने किसी गरीब की संपत्ति पर जबरन करने का प्रयास किया तो हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। तेवर गर्म है। सरदार पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं और जिन्ना सदैव भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। जो लोग खलनायक का सम्मान कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? ये हमारे बीजेपी वाले जानते ही नहीं है कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता है और बिना बटर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बटर की मीनिंग भी आपको अगली बार बताएंगे। माहौल गर्म है। हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नाम की क्या जरूरत। श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय है। दिमाग गर्म है। उत्तर प्रदेश की जो कहते हैं ना दुखती रग क्या है, धर्म, हिंदू मुस्लिम, तो हर नेता उसी पे वार करता है चुनाव के समय। ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। बिल्कुल हो रही है, हो रही है जी। चुनावी ताप में तप रहा है यूपी। बयान बता रहे हैं कि यूपी का चुनावी मूड क्या है। अयोध्या से कैराना तक अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है। कोई रोक नहीं सकता, बदलाव होना तय है।
और इस बार किसानों ने गरीबों ने तय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। सावरकर से जिन्ना तक, हिंदुत्व से बोको हरम तक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं धर्म का सम्मान कर रहा हूं, वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो ना तो हिंदुत्व है ना हिंदुइज्म। ये आप बात कर रहे हैं, ये अनादि है, अनंत है। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू। ओबीसी से मल्लाह तक। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। अब्बा जान कहने वाले, अब्बा जान से चचा जान तक। ये चाचू जान बीजेपी का। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। चाचू जान बीजेपी का, ये परमानेंट चाचू जान है। फिर ये कहीं हो जाएगा, जहाँ जहाँ इलेक्शन जाते हैं उनको फायदा देने का काम करता है। ये वो मुद्दे हैं जो खुद यूपी की सियासत ने तैयार किए हैं और यूपी की जनता को इन्हीं मुद्दों के बीच से अपना नायक तय करना है। तो यही है विकास। देखिए जहाँ जहाँ रोडें नहीं थी सब जगह रोड वगैरह हो गई है। और हाँ ठीक है, थोड़ा सा बेरोजगारी इन लोगों के लिए मेन मुद्दा बना हुआ है। 5 साल में कोई कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा समय लग जाता समझने के लिए। सबसे पहला मुद्दा तो मेरे लिए बेरोजगारी रहेगा। दूसरा, मैं किसान बैकग्राउंड से आता हूं, तो इसलिए किसान के लिए मैं बोलना चाहूंगा। मुद्दा तो विकास है हम लोग के लिए। पहले विकास के लिए, खैर सरकार विकास कर ही रही है, आगे भी हम लोग चाहेंगे कि सरकार विकास के लिए थोड़ा सा और तत्पर रहे। मैं महंगाई को ही ध्यान में रखूंगी। महंगाई से मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ, तो महंगाई ही मुद्दा है मेरा। योगी आदित्यनाथ दोबारा जीतकर बीजेपी का पुराना इतिहास बदलने को व्याकुल है। अखिलेश यूपी जीतकर समाजवादी सियासत में नई जान फूंकने को बेताब है। मायावती को सत्ता में अपना रुआब वापस हासिल करना है। कांग्रेस को भी पता है कि अगर यूपी में अब की चमके तो आगे के रास्ते आसान होंगे। बीते 3 दशक में उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति शुरू किसी भी मुद्दे के साथ हुई हो, लेकिन वोटिंग के अंतिम दिन तक आते आते वो सांप्रदायिक राजनीति में बदल ही जाती है। इस बीच ये जरूर हुआ कि यूपी में जातियों की राजनीति ने भी अपनी मजबूत जगह बनाई, लेकिन यूपी की सियासी फितरत देखिए कि मौजूदा दौर में जातियों की राजनीति भी सांप्रदायिक राजनीति को साधने का ही जरिया बन चुकी है। यूपी की मौजूदा सियासत के 2 ध्रुव हैं। एक अयोध्या, जहां से हिंदुत्व का नाद गूंजता है, दूसरा कैराना, जहां से मुस्लिम सियासत के साथ दलित राजनीति का बेस तैयार होता है। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कभी प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में रहे इस कैराना कस्बे में ढेर सारी परियोजनाओं के साथ आए हैं। मौजूदा चुनावी राजनीति में अयोध्या और कैराना दोनों का ही बड़ा महत्व है। दिलचस्प ये है कि हर दल के लिए इन दोनों ही जगहों की बड़ी जरूरत है। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। अभी आकर के याद दिला गए कि पलायन हो गया है, पलायन। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पलायन हो गया, और सच्चाई तो ये है कि अगर उत्तराखंड से मुख्यमंत्री जी का पलायन न होता तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते।
आइए पहले बताते हैं कि कैराना और मुजफ्फरनगर यूपी राजनीति की नई प्रयोगशाला कब से और क्यों है। थोड़ा पीछे चलना होगा, साल 2013 में। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के समय यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। समाजवादी पार्टी का जाट मुस्लिम वोट बैंक इन दंगों की भेंट चढ़ गया। ये क्षेत्र हिंदू मुस्लिम वोट बैंक में बंट गया। दंगाइयों को संदेश दिया, दंगा करोगे 7 पीढ़ियां भरते भरते भरपाई करते करते थक जाएंगी, कभी पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए दंगा करना भूल जाओ। आज किसी पे झूठे मुकदमे नहीं होते, आज विकास के कार्य होते हैं। कुछ समय बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए क्षेत्र से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा भी यूपी की राजनीति में जोड़ दिया। मुजफ्फरनगर और कैराना दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में 136 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी को 43 से 44% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से 50% वोट मिले, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 52% वोट हासिल हुए। बीजेपी को इन क्षेत्रों में मिली बम्पर विजय का मुख्य कारण माना गया कैराना में पलायन और मुजफ्फरनगर में दंगों का मुद्दा। कहीं माफिया दिखाई पड़ता है क्या? माफियाओं का सफाया हुआ है या नहीं हुआ है? ये जो पलायन कराने आए थे, योगी जी ने यूपी में उनका पलायन करा दिया है। यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। मौजूदा किसान आंदोलन भी इसी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए बीजेपी ने किसान आंदोलन की काट और हिंदू मुस्लिम राजनीति के पुराने फॉर्मूले को नई धार देने के लिए कैराना और मुजफ्फरनगर को सबसे पहले चुना, क्योंकि किसान सिर्फ किसान नहीं, हिंदू मुस्लिम भी होते हैं और उनकी भी जातियां होती हैं। किसानों के लिए मोदी जी ने जो काम किया है वो 75 साल की आजादी में देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। यूपी के अंदर 46 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण माफ करने का काम यूपी सरकार ने किया। 435 लाख मैट्रिक टन धान और गेहूं और 80,000 करोड़ के धान और गेहूं खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसलिए भी यूपी राजनीति की नई प्रयोगशाला है क्योंकि यहाँ दलित आबादी भी बहुत अधिक है और बीएसपी ने जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तब भी यहीं से जीत का रास्ता खुला था। लेकिन बात जब हिंदू मुस्लिम की होती है तब लड़ाई किसान, दलित, सवर्ण, ओबीसी की नहीं रह जाती। तब ये जंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 32% मुसलमान बनाम 18% दलित, 30% ओबीसी और 12% जाट की हो जाती है। बीजेपी अगर यहाँ की राजनीति को हिंदुत्व के सूत्र में बांधती है तो मुस्लिम राजनीति का रास्ता दूसरे दलों के लिए अपने आप खुल जाता है, फिर वो अखिलेश यादव की सियासत हो। ये कारोबार की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कारोबार से हम और आप जुड़ जाते हैं। अगर कोई कारोबार होता है तो कोई एक जाति एक धर्म करती है, उससे जुड़ते सभी लोग हैं। कारोबार जोड़ता है हमें। ये कारोबार की इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये लोगों के बीच में दूरियां पैदा करते हैं, ये खाई पैदा करने वाले लोग हैं। इसलिए आने वाले समय में इस चुनाव में जो होने जा रहा है उसमें जवाब देना और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके दिखाना। या किसान रैली में दिखी राष्ट्रीय लोकदल की वो तस्वीर जब किसान आंदोलन के मंच पर राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान चर्चा में रहे गुलाम ज्वाला के पैर छुए। राजनीति है, सब कुछ करना होता है। बीजेपी को जाति बोध से मुक्त एक मुश्त हिंदू चाहिए। समाजवादी पार्टी को जातिगत समीकरण में फिट हिंदू और ज्यादा से ज्यादा मुसलमान चाहिए। मायावती और कांग्रेस को हिंदू मुसलमान दोनों बड़ी संख्या में चाहिए। यूपी की आबो हवा में अपनी पतंग उड़ाने की नियत से डटे तो वैसे भी हैं। यूपी के सारे मुसलमानों के साथ अगर कुछ हिंदू भी साथ आ जाए तो उनकी बात बन जाए। लेकिन सबके केंद्र में अयोध्या भी है
और जब उल्लेख अयोध्या का होता है तो बात अपने आप हिंदुत्व और मुस्लिम तुष्टीकरण तक आ ही जाती है। कम्युनिस्ट हो और फिर आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो आप मुझे ये बता दो, आप कम्युनिस्ट हो या आपके पास चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दोनों तो हो नहीं सकते। यहाँ पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहाँ पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर। 500 साल के मुगलों और मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों के राज 150 साल के राज में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है? जो लोग इस तरह के कम्युनल टिफिन में सेकुलर टॉफी का टशन करके और अपनी सियासी सीढ़ियां चढ़ते रहे, वो दिन लद गए। अब एंटी हिंदुत्व के मंत्र ने कांग्रेस को छू मंत्र जो किया है, वो और बची कुछ जो कुछ है वो भी जाएगी। अयोध्या में जैसे जैसे मंदिर निर्माण की एक एक ईंट रखी जा रही है, यूपी की राजनीति में वैसे वैसे उबाल उठता जा रहा है। अयोध्या का दीपोत्सव भी तब हिंदू मुस्लिम राजनीति का एक मुद्दा बन जाता है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग में अब कोई बाधा नहीं, दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में 2023 तक भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकती है। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। किसान संकट में जा रहा है और भारत का, देश का किसान अगर संकट में होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ होगी? श्री राम के मंदिर को लेकर अपनी अपनी व्याख्या है, क्योंकि अपना अपना वोट बैंक भी है। इस सब के बीच अयोध्या का विकास भी तब इसी सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा बन जाता है। कार सेवकों को या राम भक्तों को आप राक्षस बताते हैं, तो आखिर आप क्यों ये सब गाली गलौज कर रहे हैं? आपको क्या नफरत है हिंदुस्तान के लोगों से या प्रभु श्री राम से या उनके भक्तों से? अयोध्या का राजनीतिक महत्व जितना योगी आदित्यनाथ को पता है, उतना ही अखिलेश यादव को और असदुद्दीन ओवैसी को भी। ओवैसी जब यूपी में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अयोध्या को फैजाबाद बोलकर करते हैं, तो वो मुस्लिम राजनीति का नया चैप्टर अयोध्या की धरती से खोलने की कोशिश करते नजर आते हैं। बोलना शुरू कर दिए कि ओवैसी अयोध्या को नहीं जा रहे हैं, ओवैसी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब, अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है। इतना चिढ़ अयोध्या से क्यों है? आप फैजाबाद क्यों कर रहे हो भाई? जब सरकारी अभिलेख में अयोध्या जिले का नाम दर्ज हो गया, तब आपके पोस्टर पर क्यों फटा फैजाबाद का नाम? अभी हैदराबाद जाएंगे तो फिर वहाँ हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे और एक हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो ये बता दें कि आखिर उत्तर प्रदेश में किन सीटों पे चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। ओवैसी इस उम्मीद में है कि बीजेपी के प्रचंड हिंदुत्व के काउंटर के तौर पर और समाजवादी पार्टी के असमंजस के चलते उन्हें मुस्लिम वोट बैंक की एक मुश्त मुराद मिल सकती है। अरे आरएसएस वालों, तुम ये तो बता दो कि तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में? क्या ये बात सच नहीं है आरएसएस वालों कि तुम्हारा आरएसएस का लीडर ने उस वक्त कहा था कि मत लो पंगा अंग्रेजों से, मत लो पंगा अंग्रेजों से, किताब में लिखा हुआ है। आज आकर आप हमको सिखा रहे हैं, आज आकर हमको बता रहे हैं भारत से मोहब्बत। ओवैसी की ये आवाज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सबको सुनाई दे रही है, क्योंकि इस आवाज का असर दूर तक जाता है। यूपी में मुसलमान आबादी करीब 20% है, जो 143 सीटों पर असर रखती है। इनमें 70 सीटें ऐसी हैं जहां ये आबादी 20 से 30% है। 73 सीटों पर मुसलमान 30% से अधिक हैं। ओवैसी इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए रात दिन एकजुट किए हैं। समाजवादी पार्टी का ये पारंपरिक वोट बैंक रहा है, वो इसे छिटकने से बचाना चाहती है। मुस्लिम वोटों पर कई दलों की दावेदारी है, लेकिन बीजेपी क्लियर अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है।
अयोध्या से प्रेम पूर्वांचल तक के वोटर्स को जातियों में बंटने की जगह हिंदुत्व के साथ एकजुट करता है और कृष्ण जन्मभूमि का उल्लेख हिंदुत्व की राजनीति का नया आधार तैयार करता है। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। राजनीति का चरित्र ऐसा है कि जिंदा मुद्दों के मुकाबले गड़े मुर्दे ज्यादा काम आते हैं। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, यूपी की राजनीति पर भी यह बात सही साबित हो रही है। राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से कभी सदियों की आस्था तो कभी प्राचीन इतिहास निशाने पर। मकसद है हंगामा खड़ा करना, सूरत बदले या न बदले। राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय है। राम राज्य में नफरत। पता है कि इस बात से विवाद होगा, लेकिन वोटों की राजनीति सच्ची है तो विवाद अच्छा है। प्रभु राम जी को ये नहीं समझ सकते, हमारे सनातन धर्म को नहीं समझ सकते कि हमारी सनातन संस्कृति को क्या समझेंगे। इसलिए इनको प्रभु क्षमा करेंगे। हम लोग हिंदू जो हैं वो कभी भी इनको क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु राम जी तो क्षमा करते हैं पर हनुमान जी क्षमा नहीं करते। जो लोग राम मंदिर को कह रहे थे कि राम जो है काल्पनिक है, जो कह रहे थे राम सेतु बंद रामेश्वरम काल्पनिक है, वो राम भक्त तो नहीं हो सकते। हो सकता 19 तरफ इनका इशारा हो। चुनावी मौसम है तो विवादों की बयार चलनी ही है, लेकिन उस बयार में विकास चर्चा नहीं पाता, बल्कि हिंदुत्व और तालिबान, आईसिस जैसे गैर जरूरी मुद्दे जगह पाते हैं। एक किताब की विवादित परिभाषा यूपी की राजनीति को भगवा वर्सेस हरे की सियासत में बदल देती है। सवाल यही उठता है कि ऐसे विवादों की टाइमिंग चुनावी क्यों होती है। मेरी किताब में जो मैंने हिंदू धर्म का एक समर्थन किया है या उसका सम्मान किया है और हिंदू धर्म को एक व्यापक धर्म माना है, और वो धर्म माना है जो इस देश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण इस देश की सोच है, वो सब भी क्या वो स्वीकार नहीं करते हैं कि मैंने ऐसे कहा है। जैसे मुझे उनसे आपत्ति है क्योंकि वो हिंदू धर्म को अटैक करते हैं। हिंदू धर्म को अटैक करने वाले हमारे देश में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। इससे क्या उनको आपत्ति है इस बात से? ये जो सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसको बोको हराम या आईएस से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते हैं, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी। कुछ करना नहीं होता, बस एक बयान सीधे हिंदू मुस्लिम राजनीति का हथियार बन जाता है। पुराने जख्म हरे होते हैं तो हो। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। जो लोग खलनायक का सम्मान कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्या जनता को बताएंगे? सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्र नायक हैं, अशोक महान है, महात्मा बुद्ध दुनिया के अंदर सदैव शांति, मैत्री और करुणा के रूप में पूजे जाते रहेंगे। लेकिन जो लोग
आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। जिन्ना का जिक्र चुनावी राजनीति का फैशन है। बहस होती है, मजहबी और राष्ट्रवादी विमर्श की जमीन तैयार होती है, बंटवारे की टीस उभरती है। पुराने इतिहास की व्याख्या अपनी राजनीतिक जरूरत के हिसाब से करने पर कुछ वोट भी सत्य होंगे, क्योंकि राजनीति तो पक्का सद ही जाती है। आप इतिहास के पन्नों को कुछ अक्षरों से रंग करके बदसूरत बनाने का पाप कर सकते हैं, लेकिन जो स्मारक हैं, जो भूगोल है, वह चिल्ला चिल्ला करके उन गाथाओं को गाता है। लोक गाथाएं चिल्ला चिल्ला करके उस महापुरुष की गाथाओं को गाती हैं। और वीर सावरकर की बात को माना होता, यह देश कभी विभाजित नहीं होता। विघटन की त्रासदी को इस देश को नहीं झेलना पड़ता। यह देश कभी भी आतंकवाद, उग्रवाद और उग्रवाद की चपेट में नहीं आता। जाति, मत, मजहब और क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन की दरारें आजादी के बाद जिस तेजी के साथ भारत के अंदर पनपी थी, अगर आजाद भारत ने तत्काल वीर सावरकर को उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के अनुरूप सम्मान देने का प्रयास किया होता, तो संभवतः इस त्रासदी से इस देश को एक लंबे समय तक नहीं जूझना पड़ता। सावरकर से शुरू हुई राजनीति यूपी में जिन्ना प्रकरण के बाद इंटरवल तक आ चुकी है। क्लाइमैक्स से ठीक पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब ने चुनावी कहानी को ट्विस्ट दे दिया है। हालांकि ये सारे विवाद बीजेपी की राजनीति के लिहाज से उनके अनुकूल है, लेकिन यह भी सच है कि पिक्चर तो अभी बाकी है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि यूपी की राजनीति में क्या है सोच वही, राजनीति नई का फॉर्मूला। आप देखते रहिए आज तक। उत्तर प्रदेश की राजनीति ने 90 के दशक से बदलना शुरू किया था। मंदिर मस्जिद की राजनीति चरम पर थी। बीजेपी सत्ता के लिए संघर्ष के रास्ते पर थी, जबकि सेक्युलर राजनीति के पैरोकार मजबूत स्थिति में थे। तब तुष्टीकरण के आरोप यूपी राजनीति का प्रमुख हथियार थे। 2022 का विधानसभा चुनाव आते आते फिर से यूपी की राजनीति बड़े परिवर्तन की गवाह बन रही है। बीजेपी यूपी की सत्ता पर काबिज है। तुष्टीकरण के आरोप अब भी यूपी की राजनीति की पहली सच्चाई है, लेकिन इन आरोपों की दिशा अब पूरी तरह बदल चुकी है। ये आज की यूपी की सियासत है। कभी वो दौर भी देखा है इसी यूपी ने जब अल्पसंख्यकों की राजनीति मुख्य धारा में थी। अब आज के झंडे बैनर देखिए। यह विश्वविद्यालय जो आज यहाँ पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, बयानों का लहजा देखिए। यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। नेताओं की स्थिति देखिए। चुनावी जंग से मौलानाओं और उलेमाओं के समर्थन लगभग गायब है। मंदिरों पुजारियों के बीच सियासत की सुई घूम रही है। यूपी में राजनीतिक भाग्य आजमाने के लिए आम आदमी पार्टी भी मंदिर की राजनीति से शुभारंभ कर रही है। सभी देशवासी हमेशा खुश रहें, सबका मंगल हो। जो कोरोना से अपना देश पीड़ित है, ये कोरोना बीमारी खत्म हो और सब लोग हमारे देश के अंदर सुख शांति से जिएं और खूब विकास हो हमारे देश का। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, सौभाग्य मिले और उसमें मैं जितनी भी मदद कर सकूँ मैं मदद करूँगा। समाजवादी पार्टी के पोस्टर्स में सिर्फ लाल टोपी दिखती है। कांग्रेस के मंच से ये भी देख लीजिए।
चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, तो सिर्फ एक बात उसके तरफ से है कि मुझे महंगाई से मारा जा रहा है, मेरी रोजी रोटी छीनी जा रही है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं खा नहीं पा रहा हूँ। बीएसपी के नारों में राम नाम की गूंज सुनाई देती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बीजेपी इस बदलाव में अपनी नैतिक जीत ढूंढ लेती है। कहते थे कि राम तो काल्पनिक हुए हैं, कल मैं सुन रहा था उनके बयानों को, अब वो कहने लगे राम तो सबके हैं। ये है परिवर्तन। जो राम भक्तों पे गोली चलाते थे और कहते थे राम का तो अस्तित्व ही नहीं, आज उनको भी राम भक्तों की ताकत का एहसास हो गया है। अब ये भी कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं। तो यही तो हम पहले कहते थे, कार सेवा के समय हम यही तो कहते थे कि राम तो सबके हैं। हवा बदल चुकी है। जिस तरह 2014 और 2019 में बीजेपी हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर केंद्र में प्रचंड बहुमत से लौटी, जिसमें उत्तर प्रदेश ने बड़ी भूमिका निभाई। जिस तरह 2017 में हिंदुत्व की राजनीति के सामने अन्य दलों के सारे समीकरण धरे रह गए, 2022 के चुनावों से पहले बीजेपी जिस तरह काशी, मथुरा और अयोध्या को केंद्र में रखकर चल रही है, उससे विपक्ष के पास हिंदुत्व की राजनीति को पूरी तरह नकारने का स्कोप कम रह जाता है। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी की मंदिर राजनीति के विरोध में जो राजनीतिक दल दशकों से थे, वो हिंदू वोटर्स के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि वो बीजेपी की विचारधारा के विरोधी हैं, मंदिर विरोधी नहीं। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। जिसके लिए सब कुछ केवल वोट ही हो, देश सेकेंडरी हो, उसे क्या करना। खतरा केवल है तो उस मानसिकता को है, उस कुंठित सोची समझी विचारधारा को है जो देश में फूट डालो राज करो की ब्रिटिश हुकूमत की जो उस विचारधारा थी, उसको प्रतिपादित कर अपने आप को कुर्सी पर बैठाने का उनका जो संकल्प है, केवल खतरा उनको है, समाज को और हिंदू धर्म को खतरा नहीं। राशिद अलवी जो है वो बार बार कह रहे हैं, उनका बयान जो है हो, और चाहे वह सलमान खुर्शीद हो, या सब बौखलाए हुए हैं, और कांग्रेस जो नकली हिंदू का आचरण कर रही है वो बताए कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया है, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। ओवैसी की राजनीति उत्तर प्रदेश में 55 साल पुराने फॉर्मूले को आजमाना चाहती है। आजादी के बाद यूपी में मुस्लिम राजनीति का कोई बड़ा आधार नहीं था। मुसलमान वोटर सत्ता में अपनी भागीदारी को लेकर मायूस थे। कमोबेश वही स्थिति आज भी बन रही है। तब लखनऊ के टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने मुस्लिम मजलिस पार्टी बनाई थी और 1967 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाले लोकदल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तब मजलिस को 12 सीटें मिली। यूपी की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में मजलिस की भूमिका रही। जिंदाबाद के नारे आपसे मनवाने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आप जिंदा है, मैं जिंदा, हम रसूल अल्लाह की उम्मत है, जिंदा रहने वाले हैं। आप अपनी क़यादत को बनाइए। ये जुल्म की अंधेरी रात बड़ी लंबी रहने वाली है। यकीनन इस अंधेरे का खात्मा उस वक्त होगा जब तुम अपने मुकद्दर के फैसले करोगे। मौजूदा दौर में जब मुस्लिम राजनीति फिर से नेतृत्व की तलाश में दिख रही है,
तो ओवैसी उसे अपने झंडे तले लाने की कोशिशों में जुटे हैं। मुस्लिम वोटर आजादी के बाद कांग्रेस के साथ मुख्य रूप से जुड़े थे, लेकिन अयोध्या विवाद के चलते वो कांग्रेस से हट गए और समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। कांग्रेस इसी के साथ यूपी में जनाधार खोती चली गई। बीजेपी एसपी की टक्कर में कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। उसे हिंदू भी चाहिए, मुसलमान भी चाहिए, इसीलिए कभी हिंदू कार्ड सामने है तो कभी मुस्लिम कार्ड। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a cloud? In which book is this written? I have not seen it. सलमान खुर्शीद की विवादित किताब और राशिद अलवी के विवादित बयान के आगे राहुल गांधी ने हिंदू मुस्लिम राजनीति को नया मोड़ दे दिया। इसमें लखीमपुर कांड भी शामिल है, कासगंज भी शामिल है। आज आपने देखा है कि किस प्रकार से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तित्व के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है। और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। राहुल गांधी का राजनीतिक दर्शन हिंदुत्व की परिभाषा को अपने दायरे में गढ़ रहा है, लेकिन इसको लेकर यूपी तक बड़ी बहस छिड़ गई है। अभी तक तो सलमान खुर्शीद हिंदुत्व को आईएसआई से जोड़ दिया, बोको हरम से जोड़ दिया, तालिबान से जोड़ दिया। पी चिदम्बरम ने राम जन्मभूमि मंदिर को सीधे खारिज कर दिया। ये कांग्रेसियों को हो क्या गया? सोनिया एंटोनो माइनो क्या कर रही हैं? प्रियंका वाड्रा क्या कर रही हैं? राहुल जी जो कपड़े के ऊपर से जनेऊ दिखाते हैं, प्रियंका वाड्रा जो चंदन लगाती है, मंदिर मंदिर घूम रही है, इनको इनसे पूछना चाहिए ना कि इनके नेता क्या बोल रहे हैं। दुखद है, निंदनीय है, ये हिंदुस्तान है, इसके नाते ये बोल पा रहे हैं, नहीं तो अलग कोई कौम होता, अलग कोई धर्म होता तो इनका सर धड़ से अलग होता। उत्तर प्रदेश हिंदुत्व की राजनीति का इस समय सेंट्रल पॉइंट है। अयोध्या यूं भी यूपी की चुनावी राजधानी बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस का हिंदुत्व दर्शन बीजेपी को अतिरिक्त फायदा पहुंचा सकता है। पहले आप सब लोग प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं, काल्पनिक बताते हैं, और उसके बाद आज कार सेवकों को या राम भक्तों को आप राक्षस बताते हैं। तो आखिर आप क्यों ये सब गाली गलौज कर रहे हैं? आपको क्या नफरत है हिंदुस्तान के लोगों से या प्रभु श्री राम से या उनके भक्तों से? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा को देना चाहिए, उनकी राष्ट्रीय महासचिव जो उत्तर प्रदेश में घूम रही हैं प्रियंका वाड्रा, उनको देना चाहिए कि आखिर हिंदुस्तान में रहकर इस तरह की नफरत की बात करना, राशिद अलवी साहब क्या करना चाहते हैं? क्यों गालियां दे रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को? जिसके लिए सब कुछ केवल वोट ही हो, देश सेकेंडरी हो, से क्या करना? संघ को लोगों को समझने के लिए भारत के सनातन इतिहास को समझना होगा, तब आरएसएस को समझ पाएंगे। प्रियंका गांधी ने यूपी में अपना चुनावी अभियान काशी से शुरू किया था और कांग्रेस को हिंदुत्व से जोड़ने का बड़ा प्रयास किया था। नवरात्र के पहले दिन प्रियंका गांधी मंदिर गईं, तो इसे भी कांग्रेस को पुराने पारंपरिक वोटर्स की तरफ लौटने की कवायद के तौर पर देखा गया। एक तरफ हिंदुत्व की तुलना आईसिस, बोको हरम और हिंसक प्रवृत्ति से, दूसरी तरफ आस्था और श्रद्धा की तस्वीरें। हिंदुत्व की पिच पर कांग्रेस की बॉल को बाउंड्री के पार हिट करने के लिए बीजेपी के लिए ये आदर्श स्थिति बन जाती है। हिंदुत्व के मर्मज्ञ, चिर युवा, चिर व्याकुल, चिर व्यथित, चिर कुपित
राहुल गांधी जी, मैं बताना चाहता हूं, अगर आप जहर भी देंगे तो हम उसे भगवान शंकर की तरह कंठ में धारण करके नीलकंठ बनेंगे और फिर भी जगत का कल्याण करते रहेंगे। हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के लिए सिर्फ आस्था या संवेदनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो इसे विकास से भी जोड़ती है। और जब विकास से जोड़ती है तो इसमें एक ऐसा छुपा हुआ संकेत भी होता है जो हिंदू वोटर्स को एकजुट करने का काम करता है। 2022 का चुनावी परिणाम न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश की राजनीति पर असर डालेगा। लिहाजा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, ओवैसी सबके लिए ये चुनाव वोट बैंक के लिहाज से महत्वपूर्ण है, ताकि 2024 के आम चुनावों तक यूपी में आधार मजबूत हो जाए। बीजेपी भी ये समझ रही है, इसीलिए एक तरफ उसके हाथ में कैराना और अयोध्या है, तो दूसरी तरफ मेट्रो, एक्सप्रेसवे और अस्पताल है। यानी परीक्षा नेताओं की ही नहीं। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे यूपी की चुनावी राजनीति में किस तरह शामिल है कश्मीर और वो कैसे जुड़ता है यूपी की सियासत के मिजाज से। देखते रहिए आज तक। कश्मीर और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों किलोमीटर का फासला है। आपस में दोनों राज्यों का कोई और छोर न मिलता है, लेकिन बारी जब चुनावी सियासत की आती है तो राजनीति उनसे खुद को कनेक्ट कर लेती है। यूपी की चुनावी यात्रा में फिलहाल कश्मीर का मुद्दा भी एक संवेदनशील मुद्दा है और यह यूपी के मिजाज से खूब मेल खाता है। जमीन यूपी की, मुख्यमंत्री यूपी के, लेकिन राजनीतिक मुद्दों में चर्चा कश्मीर की। किसी को लग सकता है कि यूपी में कश्मीर के मुद्दे का क्या अर्थ हो सकता है, तो जवाब यह है कि जाति, धर्म, स्थानीय, राष्ट्रीय मुद्दों से अलग एक मुद्दा राष्ट्रवाद का भी होता है और वो किसी अन्य मुद्दे के मुकाबले ज्यादा बड़ा मुद्दा होता है। मैंने फिर कहा ना, कानून को हाथ में बंद लेने की छूट किसी को नहीं देंगे। अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान के प्रति उन्हें नतमस्तक भी होना पड़ेगा। हिंदुस्तान के प्रति उन्हें हर हाल में अपने सम्मान को व्यक्त भी करना पड़ेगा। मैच होते हैं, हार जीत होती है किसी भी मैच में, लेकिन अगर दुश्मन देश के प्रति समर्थन व्यक्त करोगे तो उसी कठोरता के साथ कुचल दे जाओगे जिस के हकदार बनोगे। और हम अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे कि भारत में रह करके, भारत की धरती का अन्न खा करके और पाकिस्तान का गुण गाओगे तो फिर उसी लायक बना देंगे फिर जिस लायक भारतीय सेना उन लोगों को बनाती है। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद लाल चौक पर जन्माष्टमी का भव्य जुलूस निकला। ये बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक संकल्प पूरा होने जैसा है और इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। यूपी भी इसके असर से अलग नहीं। आपने दोबारा बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत माता का अभिन्न अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी रैलियों के और दौर शुरू होने हैं। अभी सियासत के कई कार्ड चले जाने बाकी हैं। देश में मौसम चाहे कितने भी रंग बदले, इतना तय है कि यूपी में नई सरकार बनने तक प्रचंड सियासी गर्मी रहनी है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।